रिया अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी। उसकी सास मालती जी ने टोक दिया। बहू कहाँ जा रही हैं? रिया ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया। मांझी पापा की तबीयत बहुत खराब है माँ, बहुत घबरा रही है। उन्हें देखने जा रही हूँ। यह कहकर प्राची बिना जवाब का इंतजार किए घर से बाहर निकल गई। मालती जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर वे चुप रह गईं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। खांसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते नहीं हो। तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। हम बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। रिया पापा को लेकर अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने रिया से कहा, देखो, अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं। कल इनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। रिया पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसके पति अमित उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अमित ने जाते ही रिया से पूछा, कैसे हैं पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थीं। कितनी देर लगा दी तुम्हें? पता है ना, मां से खाना नहीं बनता। आज सब भूखे बैठे हैं। कम से कम पापा को सोचती, अपने घर ही जाकर बैठ गईं। यह सुनकर रिया की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराकर आ रही हूँ। आप सब बैठिए, अभी मैं 10 मिनट में आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। यह सुनकर अमित का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं, रहने दो खाना। मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। तुम बस मां के लिए 1-2 रोटी सेक देना। वे बाहर का नहीं खाती। तुम जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। रिया को अमित का उसकी केयर करना अच्छा लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने मांझी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वह जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। उसका मन पापा की ओर लगा था। पता नहीं अब कैसे होंगे। वह फोन करना चाह रही थी। सब काम जल्दी से निबटाकर वह छत पर चली गई। वहां उसने मां को फोन लगाया। माँ, अब कैसी तबीयत है पापा की? मां ने कहा, बेटा, तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। इनके खांसी के साथ खून भी आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए। सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तू अभी आ सकती है क्या? रिया ने कहा। ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी मां ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा। तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना और एक काम कर देना। मेरे पास चेक बुक है। सुबह 10,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तू मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकालकर यहाँ जमा करा देना। कुछ देर बात करके प्राची नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे। वह रसोई में जाकर काम निबटाने लगी। आज उसे अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरे बेटा नहीं है तो क्या हुआ? बेटी है ना, इसे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि यही मेरा बेटा बनेगी। आज अपने आप को कितना लाचार मान रही थी रिया। काश वह लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। किसी तरह काम निपटा कर वह सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा अमित गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह वह जल्दी उठ गई। सबके लिए नाश्ता बनाकर अमित का लंच पैक करके वह निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 10,000 रुपये पड़े हैं, जो अमित ने परसों घर खर्च के लिए दिए थे। रिया ने सोचा, कुछ सोचकर पैसे पर्स में रख लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा करा दिए। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे हैं। वे रिया को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी मां ने कहा, बेटा, ये चेक ले जा। बैंक से पैसे निकालकर जमा करा दे, तभी रिपोर्ट मिलेंगी। रिया ने कहा, माँ, पैसे मैंने जमा करा दिए थे। अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूंगी। पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। यह सुनकर मां ने कहा, अरे बेटा, तूने ये क्या किया? तेरे ससुराल वालों को पता लगा तो न जाने तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। रिया बोली, माँ, तुम चिंता मत करो। मेरे पास घर खर्च के पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी। मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने अमित के साथ। रिया कुछ देर वहां रुककर चेक लेकर बैंक पहुंच गई। बाहर गार्ड से उसने पूछा। भैया, आज बैंक बंद है क्या? गार्ड ने कहा, बहन जी, आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है। अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। यह सुनकर प्राची के पैरों तले जमीन खिसक गई कि कहीं अगर अमित को पता लग गया
कि घर खर्च के पैसे पीहर में दे आई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वह डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास मालती जी गुस्से में बैठी थी। बहू, यह सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो। अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो? यह सुनकर रिया रोने लगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, कहकर प्राची तेजी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसे पापा की चिंता थी, उधर उसे अमित के गुस्से का डर। जब उसे पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिए। शाम को अमित ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। रिया ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। यह सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह अच्छा है, मैं इसीलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। यह सुनकर रिया के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई की बहन से शादी करने की, तो वो तुमने इसलिए की थी कि इकलौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तब अमित ने कहा, मैं भी देखता हूं वे तुम्हें कब तक रखेंगे, अपने आप रोती हुई वापस आऊंगी। रिया ने जवाब दिया, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। यह कहकर रिया एक बैग में कपड़े लगाकर पीहर की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह बेटी होने की कैद से आजाद होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वह केवल अपने माँ पिताजी का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, अमित ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई। उसमें लंग्स में इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन प्राची ने 10,000 रुपये अपनी ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू अमित से बात करके वापस लौट जा। रिया बोली, पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं, अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी। आप परेशान न हो, आपको रिश्तों का महत्व। हाल ही में रीना का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। रीना की सास रूढ़िवादी थी, जबकि रीना आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीनों के बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ साथ रीना और ज्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना शुरू हो गया। वह सोचने लगे कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ का साइड लिया, तब नैना गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। रीना के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। रीना के पिता को यह सब जानकर काफी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन रीना सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा। उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी सांस के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएगी
और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी, भले ही वो कुछ भी कहे। तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। रिया सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ रिया की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि नैना अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और रिया खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो। अब रिया को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्द ही मर सकती है। वह अपने पिता के घर पर गई और उनसे कहा, पिताजी, कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और मैं उससे अब बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। रिया हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने ने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। रिया अपने पिता की बात समझ चुकी है और आप? बहू भी किसी की बेटी है। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊं। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी, वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। नम्रता ने फोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। नम्रता खुश हो बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा, सुनो, कल तुम्हारी ननंद आ रही है। आज बाजार जाकर फल, सब्जी और मिठाइयां लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूं, सुख दुख की 2-4 बातें करूं, अपना मन हल्का करूं। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सांस की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली और उसकी ननंद का फोन आया। ननंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी। इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उसने, मैं समझती हूँ। नम्रता ने फोन अपनी सास के पास दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा,
कहिए। दरअसल नम्रता कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। नम्रता की सास ने कहा। देखिए, समाधन जी आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहां आपकी बहू अनुपमा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है, और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए, और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नम्रता के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी। फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं, और जब चाहे तब अपने मायके जाए। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आए, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। पार्वती को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती, और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती हैं। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनुपमा कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई, और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई, और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं। अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई, और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नम्रता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैया से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा। पार्वती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननंद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज्यादा मीठा और मजबूत कर दिया।